मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर का जो माइंड मैप है वो ये है कि हमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से हम मेल गैमेट्स फॉर्मेशन सीखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मेल गैमेट फॉर्मेशन। तो जब गैमेट्स फॉर्मेशन तो तब करेंगे ना जब हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हमें जानना है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसके बाद हमें डिस्कस करना है मेल गैमेट फॉर्मेशन। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ही हम फीमेल गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। फीमेल गैमेट फॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं। मेल और फीमेल के गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद हम फर्टिलाइजेशन इवेंट डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, मींस फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली प्रोसेस है, इवेंट्स हैं। तो फर्स्ट हमें ये डिस्कस करना है, सेकंड हमें ये डिस्कस करना है। इसी में हम मेल गैमेट फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। फीमेल गैमेट फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है। तो वन बाय वन डिस्कस करना है। फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखना, ये कोई मेल है, ये कोई मेल है और मेल में हम सब जानते हैं कि ये वाली जो कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, इसमें हमारा हार्ट रखा हुआ होता है और हमारे लंग्स वाले जो पोर्शन होते हैं उस कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो हमारी बॉडी कैविटी को अगर डिफाइन किया जाए तो ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, या अपनी थोरेसिक कैविटी और थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे वाली कैविटी जिसमें कि किडनीज वगैरह रखी हुई होती है, उस कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। स्टमक वाला रीजन उसको एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है, एब्डोमिनल कैविटी। और ये वाली जो कैविटी है इसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं, इसमें कि हमारे जेनिटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम मानते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, मींस वो किसी टेम्परेचर पे एक्टिव रहते हैं। अगर हम टेम्परेचर अपनी बॉडी का सपोज दैट कि गर्मियों के टाइम में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 50 हो गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 50 नहीं होगा, हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। इसीलिए हम जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि रेगुलेटर्स क्या होते हैं, कन्फर्मर्स क्या होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं या एनिमल्स की बात करूं वो रेगुलेटर्स होते हैं, वो अपना टेम्परेचर अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते। 37 है 37 ही रखेंगे, गर्मी के दिनों में गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया तो फिर बॉडी का टेम्परेचर भी 50 हो जाएगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर 50 हो गया तो फिर अपने एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे और अपने एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी में नहीं चल पाएगी और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो 37 डिग्री कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सर्दियों में कैसे मेंटेन करेंगे, मान लो कि आउटर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और 12 से हमें 37 पे जाना है तो हमारी बॉडी क्या करती है, शिवरिंग करती है, मींस कपकपाती है और शिवरिंग करके बॉडी में हीट जनरेट होता है और उस हीट की वजह से हम वापस 37 मेंटेन करते हैं।
गर्मियों में हमें टेम्परेचर कम करना होता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ये है, बॉडी का टेम्परेचर ये लाना है, तो हम स्वीट नहीं करते, पसीने बहाते, तो पसीने बहा के हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करते, ठीक है। ये दो प्रोसेस। उसके बाद हमें ये जानना है कि भाई जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है ना मेल में, उसको टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए 35। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। तो बहुत दुविधा की बात है कि 37 टेम्परेचर बॉडी कांस्टेंट भी रखती है 37 को, चाहे बाहर कितना ही टेम्परेचर बदल जाए, चाहे कितनी ही सर्दी हो जाए, कितनी ही गर्मी हो जाए, मैं अपना टेम्परेचर 37 पे रखूं। तो फिर हम गैमेट फॉर्मेशन कहाँ करवाएं? तो गैमेट फॉर्मेशन करवाने के लिए हमारी एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे पेल्विक कैविटी, और पेल्विक कैविटी के जस्ट नीचे की साइड में जहां पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, उस सैक को, उस थैले को स्क्रोटल सैक कहा जाता है। इसको स्क्रोटल सैक कहा जाता है, यानी कि टेस्टिस को बॉडी से बाहर रखा जाता है, बॉडी कैविटी से, पेल्विक कैविटी से आउटसाइड रखा गया है, बॉडी के बाहर। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन बॉडी टेम्परेचर। 2 से 2.5 सेंटीग्रेड लेस होता है स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर अगर 37 है तो इनका 35 मिलेगा, तो 35 मिलेगा तो यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, उनमें क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेल में 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो रहता है मेल में वो टेस्टिस ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से पाउच में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, वो होता है स्क्रोटल सैक, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम लिख सकते हैं 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन बॉडी टेम्परेचर। देखो हम एक टेस्टिस बना लें, एक टेस्टिस, सुनना बात ध्यान से, ये टेस्टिस, इस टेस्टिस में हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं। समझ लो एक कंपार्टमेंट ये है, 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 एक कंपार्टमेंट ये है। इस तरीके से हमारे टेस्टिस में ईच टेस्टिस ये क्या है? कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। इन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो नंबर में कितने होते हैं? 200 से 250 इन नंबर। ये नंबर में 200 से 250 होते हैं ईच टेस्टिस में, हर एक टेस्टिस में 2 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अब देखो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। मैं एक तो ये सेल्स बनाऊं इस तरीके से, इसमें 2 तरीके की सेल्स बना रहा हूं। एक तो ये वाली सेल है, इसको देखो, मैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को बाहर निकाल, जूम करके जैसा हम देखते हैं इस चीज को सेम वैसे हमने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब ये टेस्टिस नहीं है, अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ध्यान से समझो। ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर एक लोब्यूल के पास, हर एक चैम्बर के पास 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे मैं कहूंगी इस तरीके से कुछ ट्यूब्स पाई जाती हैं, ये एक है, फिर ये दूसरी है, और फिर ये तीसरी। इस तरीके से अपने पास हर एक चैम्बर में, हर एक लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है।
ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, each testis have 250 compartments. 250 compartments, that is called 250 compartments, that is called testicular lobules. That is called testicular lobules. ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं, ये 2 से 250 होते हैं। और फिर मैं लिखूं each testicular lobule, each testicular lobules, each testicular lobule have 2 से 3 seminiferous tubule। दूसरा पॉइंट ये हो गया, हर एक टेस्टिस के पास 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाऊं, तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से, फिर मैं यहाँ दूसरी बनाऊं तो ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और मैं यहाँ से बनाऊंगी इस तरीके से तीसरी सेमिनिफेरस। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और फिर मैं यहाँ थर्ड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, हम यहाँ से चले गए। सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है, ये आया बाहर से अंदर की तरफ एंटर करने जा रहे हैं। फिर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे पहुंच गए, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक पॉइंट लिखूंगा, each seminiferous tubule, each seminiferous tubule, each seminiferous tubule have 2 types of cell, have 2 types of cell। कौन सी 2 टाइप्स हैं? एक है हमारे पास मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और दूसरा हमारे पास है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स आगे चल के स्पर्म फॉर्मेशन करेगी, और सर्टोली सेल्स उन ग्रोइंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए इसका दूसरा नाम नर्स सेल भी होता है। इनको नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको लेबल करनी आनी चाहिए कि टेस्टिस होता है, टेस्टिस में 200 से 250 डब्बे होते हैं। डब्बे इन द सेंस की कंपार्टमेंट, जिसकी ट्रेन में कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है। उन 250 कंपार्टमेंट में हर एक कंपार्टमेंट में 3 बकेट रखी हुई है, या आप समझ लो 3 बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, या 3 रखे हुए डब्बे रखे हुए हैं। उन 3 डब्बों को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो उन 3 डब्बों में 2 तरीके की मिठाइयां भरी हुई हैं, एक भरा हुआ है मेल जर्म सेल और एक भरी हुई है सर्टोली सेल। ठीक है, एक ट्रेन है, ट्रेन क्या है? टेस्टिस। उस ट्रेन के डब्बे क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उस लोब्यूल में क्या रखे हुए हैं? हर एक डब्बे में क्या रखे हुए हैं? 3 बड़े-बड़े टिन रखे हुए हैं। उन टिन में क्या रखी हुई है? उन टिन में क्या रखी हुई? 2 तरीके की वैरायटीज रखी हुई हैं। आप चाहे कोई भी डिश मान लो, कोई भी 2 टाइप्स की सेल मान लो, मतलब सेल के बड़े हुए डब्बे रखे हुए हैं, टिन रखे हुए हैं, ट्रेन के डब्बे में, या मान लो टेस्टिस के डब्बे। कौन सी 2 वैरायटी है? मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। इन फ्यूचर मेल जर्म सेल स्पर्म फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये स्पर्म फॉर्मेशन करेगी, स्पर्म फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मेयोटिक डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन से स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये इस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। ये इस ग्रोइंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का फंक्शन किसका? नर्व सेल का। उसको क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स कहते हैं। चलिए, अब मैं ऐसी इन सारी चीजों को एक ही डायग्राम में बता रहा हूँ। टेस्टिस के जो चीजें हमने बाहर आइसोलेट करके बनाई है, उनको मैं एक सिंगल डायग्राम में बता रहा हूँ।
ये एक टेस्टिस है, ये टेस्टिस। इस टेस्टिस में इस तरीके से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। मैं एक ही लोब्यूल बना, ऐसे 250 लोब्यूल्स है, ठीक है। ये क्या है? टेस्टिस है। ध्यान से समझना, ये टेस्टिस है। ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल को भी मैं यहाँ से थोड़ा रप्चर दिखाता हूँ इसकी तरह, ताकि हम यहाँ से स्पर्म बाहर निकालना। अब देखना, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसमें 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। इसमें मैंने कहा कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, 2 ही मान लो। ये क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर की साइड जो एक सेल की लेयर होती है वो मेल जर्म सेल्स है। इनके अंदर जो सेल्स भरी हुई होती है वो सबसे अंदर वाली सेल मेल जर्म सेल्स होती है, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स को नर्स सेल कहा जाता है या फिर सर्टोली सेल्स कहा जाता है, सर्टोली सेल कहा जाता है। अब स्पर्म फॉर्मेशन मैंने कहा था मेल जर्म सेल से होगा, मींस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या हो जाएगा? स्पर्म फॉर्मेशन। ये स्पर्म फॉर्मेशन करवाएगा। कैसे करवाएगा वो हम अलग से पढ़ेंगे। अब सपोज उसकी स्पर्म बन गया है और ये स्पर्म बना, स्पर्म जिस तरीके से बनेगा वो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकल के ये कॉमन पैसेज में खुलेंगे। जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की डक्ट है ये सारी कॉमन पैसेज में खुलेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये कॉमन पैसेज, कॉमन ट्यूब बनाएगी। 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, तीनों की छोटी-छोटी जो आउटर डक्ट थी, जो बाहर निकल रही छोटी-छोटी ट्यूब्स, ये ट्यूब्स सारी आगे जाके एक सिंगल पाइप में कनेक्ट हो जाएंगी। उस सिंगल पाइप को वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया से पहले ये जो पतली पतली ट्यूब्स है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, इन सब को रिटेटेस्टिस कहा जाता है। इनको बोला जाता है रिटेटेस्टिस। तो रिटेटेस्टिस कुछ नहीं है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे है, उसकी जो ये ऊपर वाली मुंडी है, ये जो माउथ है, इसकी जो ओपनिंग है, जो ट्यूब है, इस ट्यूब को, पतली वाली ट्यूब को क्या बोलते हैं? रिटेटेस्टिस। तो रिटेटेस्टिस स्पर्म को कहां डाल देगा? वासा इफ्रेंसिया। अगर स्पर्म फॉर्मेशन यहां हुआ तो स्पर्म कहां जाएगा चल के? रिटेटेस्टिस में। रिटेटेस्टिस इसको कहां पहुंचा देगा? वासा इफ्रेंसिया में। अब वासा इफ्रेंसिया इसको ले जाके पहुंचाएगा इस टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे। एक ऑर्गन रखा हुआ होता है, एक इस तरीके का ऑर्गन होता है, उसका नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस पे प्रेजेंट है। इसकी लोकेशन कई बार पूछी जाती है, ये एंटीरियर सरफेस पे होता है कि पोस्टीरियर सरफेस पे? ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस या पोस्टीरियर एंड ऑफ टेस्टिस। अब एपिडिडाइमिस में आपके ये खुल जाती है ट्यूब इस तरीके से। तो स्पर्म फाइनली कहां पहुंचेगा? स्पर्म कहां पहुंच गया? एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस में स्पर्म का फंक्शन क्या है ये जान लो। एपिडिडाइमिस में स्पर्म मैच्योर होता है, स्पर्म मैच्योर एंड स्टोरेज।
storage of sperm and maturation of sperm takes place in epididymis. एपिडाइमिस का फंक्शन यही है कि जो भी स्पर्म बन के आ रहा है वो एपिडाइमिस में आके स्टोर हो जाए और एपिडाइमिस में आएगा तो उसको मैच्योरेशन होगा, यहीं पे ये मैच्योर होगा और मैच्योर स्पर्म यहां से जब निकलेगा, कब निकलेगा, जब डिस्चार्ज या फिर मेटिंग का टाइम आएगा। तो यहां से एक ट्यूब इस स्पर्म को लेके जाएगी, ये ट्यूब इसको वहां से लेके जाएगी। ये जो लेके जाने वाली ट्यूब है इसका नाम, जो ट्यूब लेके जा रही है एपिडाइमिस से, जो ट्यूब स्पर्म को लेके जा रही है उसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस याद कैसे रखोगे? डिफरेंस में ई आता है, ई फॉर एक्जिट, जो टेस्टिस को एक्जिट कर रही होती है, या मैं जो सेमिनिफरस ट्यूब को एक्जिट कर रही होती है उसको डिफरेंस, या जो एपिडाइमिस से ऊपर चढ़ रही होती है उसको डिफरेंस। मतलब डिफरेंस या ध्यान रखो, डिफरेंस अपने आप ध्यान रखो। ये बात सा डिफरेंस है, ये बात सा डिफरेंस है, ये इसको बात सा डिफरेंस क्या बोल दो, इसको बात सा डिफरेंस क्या बोल दो। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि भाई चलो आप पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट बता दो, तो आपको बताना है स्पर्म फॉर्मेशन कहां से चलेगा, कहां से चला, सेमिनिफरस ट्यूब से, फिर कहां पे आएगा, टेस्टिस में, फिर कहां पे आएगा, पास साइड फ्रेंड्स के आगे, और फिर कहां आएगा, एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस से फिर कौन सी ट्यूब में जाएगा, वासा डिफरेंस के आगे, और वासा डिफरेंस फिर आगे चल के एक ग्लैंड होती है इसको हम सीमाइनल वेसिकल कहते हैं। यानी कि मेल में 3 तरीके की एक्सेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड, 3 तरीके की एक्सेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक तो होती है सीमाइनल वेसिकल जो नंबर में 2 होती है, सीमाइनल वेसिकल नंबर में 2 होती है। एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो नंबर में सिंगल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में 1 होती है। और एक ग्लैंड होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि नंबर में 2 होती है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये नंबर में 2 है, प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में 1 है और सीमाइनल वेसिकल ग्लैंड की नंबर में 2। मींस ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर में प्रेजेंट होती है, ये सिंगल होती है। ठीक है, अब इसमें ये जो फाइनली पास डिफरेंस है ये ओपन होता है सीमाइनल वेसिकल, लेकिन देखो कैसे होता है। इसकी मान लो ये अपना यूरिनरी ब्लैडर, इससे ऊपर दिख रहा है, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, तुम जा सकते हो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और यूरिनरी ब्लैडर में आपको पता है किडनी से यूरिन आता रहता है, और यूरिन लेके आने वाले इन ट्यूब्स को, जो किडनी से यूरिन लेके आती है, इन ट्यूब्स को यूरेटर कहा जाता है, इन ट्यूब्स को यूरेटर कहा जाता है। तो ये जो आपकी वास्ट डिफरेंस है ना, ये यूरेटर से पहले ऊपर की तरफ लिपटती है इस तरीके से, मतलब कि डायरेक्ट यहां नहीं जाएगी, ये पहले इसको हैंगिंग करेगी, इसको हैंग ओवर करेगी, यहां से इस तरीके से मूव करके वापस आएगी इस तरीके से। एक बार इसको, इसलिए मेरा हाथ है इसके इस तरीके से नीचे आना, इसको पूरे को बाइंड करके लपेट के, और फिर ये नीचे आके ये यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगी। और यूरिनरी ब्लैडर में इसके सम्मान के लिए एक ग्लैंड लगी हुई होती है, ये वाली सबसे पहले मिलने वाली ग्लैंड कौन सी होती है, सीमाइनल वेसिकल। तो सीमाइनल वेसिकल लीफ लाइक ग्लैंड होती है, इस तरीके से, इस तरीके से ग्लैंड होती है। और फाइनली आपका यहाँ पे ओपन होता है, सेम इस वाले जैसे इससे भी इधर एक आएगी ग्लैंड, ये वाला पाइप, इससे यूरिन भी डिस्चार्ज होगा और स्पर्म भी डिस्चार्ज होगा, इसको अपन यूरेथ्रा कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसको यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। तो यहाँ भी टेस्टिस प्रेजेंट होगा, मैंने एक टेस्टिस से समझाया, ठीक है। और सेम उसके लिए भी यहाँ पे एक ग्लैंड लगी हुई होगी, सीमाइनल वेसिकल, इस तरीके से
इनमें अपना सीक्रेशन देती रहेगी। तो स्पर्म तो यहाँ से आ रहा है, स्पर्म यहाँ से आ रहा है। अब सेमाइनल वेसिकल क्या फंक्शन है? सेमाइनल वेसिकल मेजर कंट्रीब्यूट करती है सीमेन फॉर्मेशन में। नाम से पता चलता है सीमेन फॉर्मेशन। 70% सीमेन का कंट्रीब्यूशन कौन देती है? सेमाइनल वेसिकल। और प्रोस्टेट ग्लैंड इस सीक्रेशन में, ये जो सीक्रेशन बना सीमेन का बन गया, साथ में स्पर्म बन गया, तो और प्रोस्टेट ग्लैंड का डालती है कैल्शियम डाल देती है, कुछ आयंस डाल देती है सीमेन में, और ये आपका कुछ एंजाइम्स डाल देती है, ठीक है। और 70% सीमेन वाटर वगैरह का कंट्रीब्यूशन किसका होता है? सेमाइनल वेसिकल। स्पर्म क्या है? तो स्पर्म का स्वागत करने के लिए सबसे पहले मिलने वाली ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल होती है। बेचारे स्पर्म इतनी दूर से चल के आए थे, तो इनका स्वागत तो बनता है, और स्वागत में इनके लिए फ्रुक्टोज भी, कुछ मीठा भी होना चाहिए ना, तो फ्रुक्टोज मीठा होता है। तो एंजाइम्स के साथ साथ फ्रुक्टोज भी कौन ऐड करता है? सेमाइनल वेसिकल। तो फ्रुक्टोज एक एनर्जी प्रोवाइडर है। मान लो मैं आपको ग्लूकोज खिलाऊं तो आप में एनर्जी आएगी, तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज भी। तो फ्रुक्टोज प्रोवाइड कौन करता है? सेमाइनल वेसिकल। तो फ्रुक्टोज ऐड कर देगा तो इस स्पर्म में एंजाइम्स और फ्रुक्टोज की वजह से क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी प्रोवाइडर का फंक्शन भी ये लोग करते हैं, ये ग्लैंड्स। इसके बाद यहाँ एक ग्लैंड, सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट होगी जिसका नाम होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे की साइड में यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होगी बल्ब लाइक, इस तरीके से। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन है कि जब कभी भी मेटिंग का टाइम आएगा तो म्यूकस प्रोवाइड करेगी पेनिस को। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है? सिक्रेशन ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग COUITUS। जब मेटिंग का टाइम होगा तो लुब्रिकेशन का जो फंक्शन है, पेनिस के लुब्रिकेंट करने का फंक्शन कौन करेगी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसका हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि ये एक तरीके की क्या होती है? लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का काम। ये था मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मैं एक टेस्टिस यहां बनाता हूं और उस टेस्टिस के फिर में ये वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंस, हेपेटाइटिस बनाऊंगा, तो सेम टू सेम मिलाएगा और ये अपना एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि स्पर्म फॉर्मेशन इस सेमीफिनिश ट्यूब्यूल में मेल जर्म सेल से कैसे हो रहा है, उसी को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। थैंक यू।